एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। और अब से पहले जो टॉपिक चल रहा था वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम समरी करेंगे इसकी और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सेंट्रल की। इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, स्टेट के मिनिस्टर आते हैं और डिप्टी मिनिस्टर आते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद द प्राइम मिनिस्टर। उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिला के बनेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट, जो कि प्रेजिडेंट की हेल्प करेगी, उसको एडवाइस देगी। हु शैल इन द एक्साइज ऑफ हिज फंक्शंस, जो कि उसके फंक्शंस को एक्साइज करेगी और उसके एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। ठीक है। हावेवर द प्रेजिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिक्वायर हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के लिए, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वे उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट ऐड किया गया है, तो ये था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। द एडवाइस tendered by ministers to the president shall not be required into any court। किसी भी कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है जो एडवाइस दी गई है मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 74 के क्लाउज 2 में ये बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लाउज 1 द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है, आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और जो बाकी जो मिनिस्टर हैं काउंसिल के वे पीएम की सलाह पे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लाउज 2 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ओके, 75 आर्टिकल 2 में क्या 75 क्लाउज 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब पीएम को भी इंक्लूड करके जितने भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की स्ट्रेंथ की 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं वे। लोकसभा में जितनी स्ट्रेंथ है उसकी 15%। ठीक है। दिस प्रोविज़न वाज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये प्रोविज़न आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट के प्लीजर तक ही अपने ऑफिस में रह सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं, काउंसिल जो होती है मिनिस्टर्स की, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, ध्यान रखेंगे कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये लोकसभा के लिए है। द टर्म कैबिनेट वाज इंसर्टेड इन द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कैबिनेट वर्ड कौन से आर्टिकल में इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 352 में, और 1978 में इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इट डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल रूप से नहीं था ये कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फॉर एवरी एक्ट ऑफ द bureaucrats of the concerned ministry, the concerned ministry is answerable to the parliament। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर इंक्लूड है, और
ड्यू टू द मिनिस्टेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट ऑफ द ब्यूरोक्राफ्ट ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, द कंसर्न मिनिस्टर इज आंसवरेबल टू द पार्लियामेंट। और जो कंसर्न मिनिस्टर होंगे वे पार्लियामेंट के प्रति आंसवरेबल होंगे। ठीक है। सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ पीएम। जो जितने भी जो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे वो किसके कंट्रोल में होंगे, किसके अंडर में होंगे, वे पीएम की। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा कैबिनेट सेक्रेटरी और ये सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। A person who is not a member of either house of the parliament can also be appointed as a minister, but within 6 months he must become a member either by election or by nomination। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मेंबर मिनिस्टर बना है, मिनिस्टर के लिए अपॉइंट हुआ है पार्लियामेंट में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, बल्कि वो जो अपॉइंट होने के बाद 6 महीने तक, मतलब 6 मंथ तक वो किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है, चाहे वो इलेक्टेड रूप से बने और चाहे वो क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया हो। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी है। ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अदरवाइज ही सीजेस टू बी ए मिनिस्टर, नहीं तो उसको मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। The President administers the oath of office and secrecy of the Prime Minister and other minister। oath कौन दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को, तो ये दिलाते हैं प्रेजिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ यूनियन कैबिनेट मीटिंग्स, ये यूनियन कैबिनेट मीटिंग के चेयरमैन होते हैं पीएम। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड डिसीजन है वो उनके बारे में प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेशन करे। एंड टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। ओके, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। द मिनिस्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है वो पीएम की सलाह पे ही क्रिएट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत, विच पार्ट ऑफ आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। With creation of the Ministry of Cooperation, there are 41 ministries at present in the Government of India. The number of ministers at the center on 15 August 1947 was 18. 15 अगस्त 1947 में जो मिनिस्टर्स थे वे कितने थे सेंटर में, मिनिस्ट्रीज कितनी थी, 18 थी, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है, ये 41 है। ठीक है, अगर कुछ अपडेट हुआ हो तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लेंगे। करंट इवेंट सुनते हो ना, तो उससे अपडेट कर लेना, क्योंकि हमें बस आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करा रही हूँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब आगे क्वेश्चन समरी होगी है, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से देखना है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा करेक्ट है। पीएम इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नॉमिनल हेड होते हैं पीएम। ही इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रति वे रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स, वे अपने किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकते हैं पीएम। और प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वे रियल हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो करेक्ट यही है, नॉमिनल हेड नहीं होते, रियल हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और ये डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वे किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लाउज 1 देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर
as its head to aid and advise the president, who shall be in exercise of his function, act in accordance with such advice. Thus the real power is vested in the prime minister. ठीक है, प्रेजिडेंट जो हैं इनकी सलाह के अकॉर्डिंग काम करते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो प्रेजिडेंट की हेल्प करती है उसके फंक्शन में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये अपॉइंटेड होते हैं, ये ना तो इलेक्टेड होते हैं, ना सेलेक्टेड, ना नॉमिनेटेड। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ रखा होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कैसे होते हैं इंडिया के, अपॉइंट होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 75 के क्लाउज 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से देखना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। द प्रेजिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट, मतलब कोई भी जो लीगल एक्शन है ऑफिशियल एक्ट से रिलेटेड तो उससे जो गवर्नर और प्रेजिडेंट जो है हमारे इम्यून हैं, प्रतिरक्षित हैं, मतलब बचे हुए हैं। सेकेंड है, नो कोर्ट कैन कंपेल ए गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, कि कोई भी जो कोर्ट है वो बाध्य नहीं कर सकता है गवर्नर को कोई भी काम करने के लिए। A 2-month notice in writing must be delivered a governor for bringing civil proceedings in respect of their personal act। अगर उस पर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स लगानी है गवर्नर की प्रति के अगेंस्ट तो उसको मतलब 2 मंथ पहले एक नोटिस भेजना होगा। और फोर्थ है, कोर्ट्स आर एम्पावर टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेजिडेंट और गवर्नर। तो कोर्ट को क्या ये पावर है कि जो मिनिस्टर्स ने उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है वो उसकी इंक्वायरी कर सकता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया है, डी हो गया है, ये डी है इसका आंसर। बाकी ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं और ये फॉल्स है, क्योंकि कोर्ट को ये पावर नहीं होती है कि जो मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देती है तो कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो उसकी इंक्वायरी करे। ठीक है, बाकी करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लाउज 2 ऑन द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, किसके हेड होते हैं ये, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, बताओ किसके हेड होते हैं ये, तो ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। स्टेट के तो कौन होते हैं, सीएम होते हैं, स्टेट के अलग हेड हैं और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीएम होते हैं स्टेट के अंदर, लेकिन अगर पूछा जाए कि पूछा जाता है ना क्वेश्चन हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट को भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1) देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वे गवर्नमेंट के हेड हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वे स्टेट के हेड हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर देखते हैं सीएम तो, लेकिन हेड जो है स्टेट के, मतलब पूरे स्टेट के हेड जो हैं वे प्रेसिडेंट होते हैं। हेड का मतलब समझ रहे हो ना, कंट्री से लिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों ही। अगर प्रेसिडेंट की हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछे आपसे तो प्राइम मिनिस्टर लगाना है, अगर हेड ऑफ द स्टेट पूछे आपसे तो प्रेसिडेंट लगाना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ द, तो ये आर्टिकल 78 में किसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की। आर्टिकल 78 एनविसेज द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द रेस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, और ये इसके बारे में प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन भी देते हैं। रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यूनियन से रिलेटेड जो मामले हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात जो है ये प्रेसिडेंट को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं उनको। और सेकंड है, इफ़ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर बट नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, तो ऐसे मामले को भी ये प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं।
नेक्स्ट है द विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ये आर करेक्ट। अब पीएमओ ऑफिस से रिलेटेड देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977 में आया था ये, और इट इज़ द हेडेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी के हेड होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो बस केवल राइट है ओनली वन, सी राइट है इसका। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। ये जो पीएमओ ऑफिस था ये कब बना था, 1977 में बना था। पीएमओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977, अर्लियर 1947 से 77 तक। दिस ऑफिस वाज नोन एज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट बोलते हैं इस ऑफिस को, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। डॉक्टर पी.के. मिश्रा इज द करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज द कैबिनेट सेक्रेटरी इज राजीव गाबा। ठीक है, अगर चेंज हो गए हो तो करंट से अपडेट कर लेना प्लीज़ इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का क्या मतलब है। तो इसमें मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर आते हैं कैबिनेट के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, ये कहाँ से लग गया दूसरा क्वेश्चन, 7 दोबारा से स्लाइड लग गई है, सॉरी दोबारा से लग गया था एक पेपर इसमें। ठीक है, चलिए द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल्ड द यूनियन कैबिनेट विच इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया। ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के मेंबर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, और जो इस रैंक के मिनिस्टर होते हैं, मतलब कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर होते हैं वे कैबिनेट के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट इंक्लूड, कैबिनेट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट रैंक होते हैं। हु एक्सरसाइज द एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो किसके पास होती है एक्चुअल पावर, इसकी प्राइम मिनिस्टर के पास, गवर्नमेंट की। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 75। ठीक है, जो गवर्नमेंट की रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो पीएम के पास होती है, और ये मेंशन किया गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 75 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखने और बताना है कौन सा करेक्ट है। द प्रेजिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमोंग मिनिस्टर्स द सैड बिजनेस। तो ये काम प्रेजिडेंट करता है, सारे जो रूल्स होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस होते हैं उनके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, और फिर उनको मिनिस्टर्स के अमोंग बीच में उनको एलोकेट करते हैं। और सेकेंड है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे किए जाते हैं। तो केवल वन राइट है, ये प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल 77(1) says that all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president। प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है, लेकिन करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, वेयर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 क्लाउज 3 the president shall make a rule for more convenient transaction of the business of government of India and for allocation among ministers of the said business। ये काम प्रेसिडेंट ही करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उनके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रूल बनाते हैं ये, और मिनिस्टर्स के बीच में उनको एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, यदि वो अपर हाउस से बिलोंग करते हैं पार्लियामेंट के, तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसका अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं इन पार्लियामेंट के अपर हाउस से बिलोंग करते हैं तो मतलब वो वोट नहीं दे पाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की इवेंट पे। ठीक है, बाकी सही है, बाकी काम कर सकते हैं। जैसे ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, वे लोअर हाउस के बजट पे नहीं बोल पाएंगे।
और ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस, और ही विल हैव टू बिकम ए मेंबर टू द लोअर हाउस विद इन 6 मंथ आफ्टर बीइंग स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए तो उनको 6 मंथ के अंदर लोअर हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ राइट टू स्पीक एंड वोट इन द हाउस वेयर ही इज़ ए मेंबर। जिस भी हाउस का वो मेंबर होता है वहीं पे उसको बोलने का राइट होता है और वहीं पे उसको वोट डालने का राइट होता है। ठीक है, अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में ही बोल सकते हैं, वोट भी वहीं डाल सकते हैं, राज्यसभा में नहीं डाल सकते हैं। बट द हाउस वेयर ही इज़ नॉट ए मेंबर ही कैन स्पीक बट डज नॉट हैव द राइट टू वोट। ए प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। Next question, which article of the Indian Constitution describes the appointment and disqualification of the Council of Ministers? तो ये है आर्टिकल 75 में कहा गया है, बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आर्टिकल 75(1) states that the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister. Article 75 clause 2 states that the minister shall hold the office during the pleasure of president. प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही ये अपने ऑफिस में रह सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली, तो ये मोस्टली लोकसभा के मेंबर होते हैं जनरली, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली ए मेंबर ऑफ लोकसभा बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी और रेस्ट्रिक्टिव। कंपल्सरी नहीं है कि लोकसभा के ही हो। He can be a member of Rajya Sabha. Indira Gandhi was the first PM from Rajya Sabha at the time of appointment, but later became the member of Lok Sabha. ठीक है, पहले वे राज्यसभा की मेंबर थी जब वे पीएम बनी थी और बाद में वे लोकसभा की मेंबर बन गई थी, अपॉइंट हो गई थी। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो कौन होते हैं इसके प्रेजिडेंट? CSIR के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। ठीक है, आंसर हो गया सी। द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज या हर अपॉइंटमेंट। तो क्या है? आंसर होगा नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकेम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। ठीक है, कोई भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम वे प्राइम मिनिस्टर बने हों तो वे पार्लियामेंट की किसी हाउस के मेंबर हों। लेकिन हाँ, जब वे बन गए हों तो उन्हें फिर उसके बाद 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ए करेक्ट है। चलिए, Article 75 clause 5 says that a person who is not a member of either house can become a minister, but he cannot continue as minister for more than 6 months unless he secures a seat in the either house of parliament by election or by nomination. कैसे भी बनो, इलेक्शन के द्वारा चाहे नॉमिनेट होगी। These provisions also apply to the prime minister. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर कब बन सकते हैं आप? जब आपकी एज 25 ईयर्स हो। ठीक है, तो सोच सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बनने का। और अगर आप 35 के हों तो आप प्रेसिडेंट बनने के लिए भी सोच सकते हैं, बन सकते हैं आप प्रेसिडेंट भी, इलेक्शन अगर आप में है एबिलिटी। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वाज क्रिएटेड अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, और इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, वाज क्रिएटेड बाय 44th अमेंडमेंट या वाज क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट। तो बताना इसमें से क्या करेक्ट है, कब क्रिएट हुआ था वाइस प्राइम मिनिस्टर का ऑफिसियो। तो इसका आंसर होगा बी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, ये बाद में क्रिएट किया गया है। इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी है। द
The office of Deputy Prime Minister is not mentioned anywhere in the Constitution of India. The post is created due to political necessity, which is purely a non-constitutional post. ठीक है, तो political necessity के लिए बनाई गई थी ये पोस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान नहीं है. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज ए, तो कौन थे ये? मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम. असम से ये राज्यसभा के मेंबर थे, पंजाब से नहीं थे, और पंजाब हरियाणा राजस्थान यहाँ से नहीं थे, ये थे असम से. डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्व्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम इन 1991. लेटर ही अगेन बीकेम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम इन द ईयर 1996, 2001, 2007 and 2013. In 2019 he again got elected as a राज्यसभा member representing राजस्थान. ठीक है, 19 में राजस्थान से बने और बाकी असम से थे ये राज्यसभा के मेंबर. द प्राइम मिनिस्टर इज, तो क्या अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा. आंसर क्या हो गया? सी. Article 75(1) says that the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of PM. Okay. Article 75 clause 2 says that the minister shall hold the office during the pleasure of the President. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं 4 और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है प्राइम मिनिस्टर के बारे में. ही इज़ फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली अमोंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो पहला कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर फ्री हैं अपने मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए, और वे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हों. सेकेंड है ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और सेकेंड में ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे अपनी कैबिनेट कलीग को चूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट की सलाह पे. थर्ड है ही हैज़ फुल डिस्क्रिएशन इन द चॉइस ऑफ पर्सनस हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट. और फोर्थ है ही हैज़ ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिएशनरी पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो देखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर होगा इसका सी. ही हैज़ फुल डिस्क्रिएशन इन हिज चॉइस ऑफ पर्सनस हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट. ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिएशनरी पावर है. ये मतलब वे अपने विवेक से किसी भी पर्सन को कैबिनेट का मिनिस्टर्स बना सकते हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ही हैज़ फुल डिस्क्रिएशन इन द चॉइस ऑफ पर्सनस हु इज़ टू सर्व एज ए मिनिस्टर ऑफ हिज कैबिनेट. और ये कहा गया है आर्टिकल 75 फर्स्ट क्लाउज में ही में चूज एनी मेंबर अपार्ट फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. चाहे वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, बट सच पर्सन विल हैव टू बिकेम ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ही एंटर्स द ऑफिस. आर्टिकल 75 क्लाउज 5 में कहा गया है. अदर ही विल सीज टू बी ए मिनिस्टर. ठीक है, मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन अगर वे किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है तो उन्हें 6 month के अंदर हाउस का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है. किसी भी हाउस के मेंबर, चाहे राज्यसभा का बन जाओ और चाहे आप लोकसभा का. नेक्स्ट इज सेंट्रल मिनिस्टर हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर. जो मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है अगर सेंट्रल मिनिस्टर, तो वो उसके पास कितना टाइम है कि वो ऑफिस को मतलब मेंबर बन सकता है. तो उसके पास होते हैं 6 months. 6 month के अंदर ही बनना होता है. इन इंडिया ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी ए मिनिस्टर आफ्टर 6 months. ठीक है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अब देखना है इंडिया की पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया गया है कि इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी, गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है. ठीक है, फर्स्ट तो सही है. सेकेंड है द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू प्रोवाइड फॉर ए कैबिनेट. जो फंक्शन है पार्लियामेंट के वो कैबिनेट के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, कैबिनेट को प्रोवाइड किए गए हैं. तो ये भी करेक्ट है. पार्लियामेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो कैबिनेट ही देखती है, जो मिनिस्टर्स बनते हैं.
और द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस, जो मेंबरशिप होती है कैबिनेट की तो वो लोअर हाउस के लिए प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्टेड है उसके लिए, तो ये क्या है, रॉन्ग है। जबकि वो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, दोनों के लिए अलाउ है। द कैबिनेट एन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस, तो यस ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। आंसर ये मत समझना ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन आंसर है इसका सी। ठीक है, A person who is not a member of the either house can also become the member of the cabinet, but he cannot continue as minister for more than 6 months unless he secure a seat in either house of the parliament, लोक सभा और राज्यसभा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लाउज 5। कई बार समझा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, किसके कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं टू द हाउस ऑफ द पीपल, करेक्ट है। और अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यस। और एज पर आर्टिकल 75(3), यस। एज पर आर्टिकल 74(3), ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है इसके आंसर है, तो आंसर क्या हो गया इसका बी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। According Article 75(3) of the Indian Constitution, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. It is a constitutional obligation है ये। और आर्टिकल 74 का 3 डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। देयरफॉर स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये लोकसभा के प्रति होती है। अब इसमें लोकसभा के तो नाम दिया नहीं है, और प्रेसिडेंट बताया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, पार्लियामेंट, तो इनमें से तो कोई सा आंसर नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, सिंस द लोकसभा इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो नियरेस्ट आंसर वुड बी द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर लोकसभा नहीं दिया है तो नियरेस्ट आंसर इसका पार्लियामेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल, तो किसके, तो लोकसभा जो होती है लोकसभा के प्रति ये जो है रेस्पॉन्सिबल होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके प्रति होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति। इसमें भी स्पीकर दिया गया है, लोकसभा का स्पीकर तो नहीं होता, लोकसभा ही होती है वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लोकसभा, आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल टू हुम, लोकसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लास 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, और हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, इनमें से देखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद कौन सी सिचुएशन बनती है, मतलब तो कौन सी उनमें से करेक्ट नहीं है। प्रेजिडेंट्स रूल विल बी इम्पोज्ड, प्रेजिडेंट रूल इम्पोज्ड हो जाता है फर्स्ट। और सेकेंड, द प्रेजिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, प्रेजिडेंट उसको कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं जब तक अरेंजमेंट नहीं होता है अगला। और थर्ड है द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट, और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि नई गवर्नमेंट बनाने के लिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। और फोर्थ है आउट गोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रेजिडेंट्स रूल इम्पोज। बाकी करेक्ट है, लेकिन ये नहीं है कि प्रेजिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा। प्रेजिडेंट रूल विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देती है सारी, तो ऐसा नहीं है कि प्रेजिडेंट रूल लग जाएगा। ऐसा तो होगा कि हाँ इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे, और प्रेसिडेंट जो जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया उसको तब तक कंटिन्यू वर्क करने के लिए कह भी सकता है, तब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती है। नेक्स्ट है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, तो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ओनली लोकसभा।
According to Article 75, Clause 3 of the Constitution, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. Next question. Consider the following statement in the context of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं ये स्टेटमेंट और बताना है कौन सा करेक्ट है. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. यस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. और सेकंड है यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यस, ये भी करेक्ट है. तो आंसर क्या हो गया है? एक सेकेंड. यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ये होता है प्रेसिडेंट. ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया है. केवल एक ही राइट है. ठीक है, आंसर क्या हो गया है? ओनली वन इज करेक्ट. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कौन सा राइट है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. यस, पार्लियामेंट या लोकसभा इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. सेकेंड है द यूनियन मिनिस्टर्स, नहीं पार्लियामेंट नहीं होता है, सॉरी ये लोकसभा होता है, ऐसा नहीं, लोकसभा. ठीक है. सेकेंड है यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस, प्रेसिडेंट के प्लीजर तक ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपने ऑफिस को हेल्ड कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. इसके प्रपोजल पे प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो ये भी रॉन्ग है. आंसर क्या हो गया? नहीं, ये भी करेक्ट है. 2 और 3 करेक्ट है. ये जो लेजिस्लेशन का जो के लिए जो प्रपोजल आता है उसके बारे में प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो आंसर हो गया 2 और 3. ए रॉन्ग है इसका. डिटेल देखो. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नोट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के प्रति नहीं होती है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लाउज 2, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट. एज आर्टिकल 78 क्लाउज ए provides that it shall be the duty of the prime minister to communicate the president all the decisions of the council of ministers related to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation. ठीक है, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी अफेयर होंगे या मामले होंगे और लेजिस्लेशन के प्रपोजल से रिलेटेड जो मामला होगा उसके लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन कम्युनिकेट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन. मतलब स्पष्ट रूप से तो नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, लेकिन क्या है, एज ए कन्वेंशन उसको फॉलो किया जाता है. तो देखना है क्या है इसमें आंसर इसका. तो फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस. फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस का मेंबर होता है. और सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ़ ही लॉस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस. अगर लोअर हाउस में मेजोरिटी लॉस कर देता है वो अपनी, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को. थर्ड है ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के जो ऑल पार्ट्स होते हैं उनको. डी है इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डिमीटिंग ऑफिस सिमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट. तो क्या होगा इसका आंसर होगा केवल बी. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन एज ए कन्वेंशन इसको हम फॉलो करते हैं. किसको? कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा अगर वो लोअर हाउस में अपनी मेजोरिटी खो देता है. आफ्टर लॉसिंग द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन. दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट कन्वेंशनली ही रिजाइन एज ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर which is collectively responsible to the house of the people according to article 75(3). ठीक है, क्योंकि ये हाउस ऑफ द पीपल के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर उसमें इन्होंने अपनी मेजोरिटी को खो दिया है तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन देना पड़ेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव. ये है कॉन्फिडेंस मोशन.
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव कॉन्फिडेंस मोशन, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन होता है उसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट ब्रिंग्स द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकसभा व्हेन इट हैज़ टू प्रूव कॉन्फिडेंस और सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, और गवर्नमेंट कब लाती है मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, और लोकसभा में लाएगी इसको, और कब लाएगी, जब इसको अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा और अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना होगा, तो तब ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आती है लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ, तो ये होगा आंसर लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जब ये अपनी मेजोरिटी लॉस कर देंगे तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज ए मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव ए स्टेटमेंट इन लोकसभा। रिजाइनिंग के बाद किसकी परमिशन, हुज परमिशन डज ए मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव ए स्टेटमेंट इन लोकसभा, तो इसके स्पीकर की परमिशन से लोकसभा में स्टेटमेंट देता है। इफ ए मेंबर रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ही कैन मेक ए स्टेटमेंट इन द हाउस अबाउट हिज रेजिग्नेशन व्हेन अलाउड बाय द स्पीकर। ठीक है, जब स्पीकर कहेगा उसको अलाउ करेगा तभी वो अपनी रेजिग्नेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट हाउस में कहेगा। इट इज़ हावेवर ओपन टू द मेंबर टू मेक ए स्टेटमेंट और नॉट एंड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डू सो। ठीक है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ स्पीकर उसको कहते हैं कि वो अपनी जो उसने रिज़ाइन किया है उसके बारे में हाउस को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 50। ठीक है, इतनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नीड पड़ती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। मिनिमम 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू टेबल ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो 50 मेंबर्स की नीड पड़ती है, कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन टेबल द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन लोकसभा इज, तो ये है 50 मेंबर्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडिया। इसके अकॉर्डिंग देखने हैं सेंटेंस और बताना है कौन सा करेक्ट है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। और सेकंड है ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो सेकंड तो करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, आंसर हो गया इसका सी, तो मतलब दोनों ही करेक्ट हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो कहाँ आता है, लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन में बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Procedure for no confidence motion is mentioned in rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha. Rule number 198. Thus both the statement are correct. Next question है who will decide the office of profit? तो कौन डिसाइड करेगा ये, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और यूनियन पार्लियामेंट, ये डिसाइड करेंगे प्रॉफिट ऑफ ऑफिस को। The office of profit is decided by the Union Parliament for the Union under Article 102, Clause 1, Clause A, and by state legislatures for the states under Article 191, Clause 1 और इसका भी Clause A. Analysis 2. Whether a person is disqualified or not on the basis of his post of profit for the membership of Parliament or state legislature, its decision according to Article 103(1) and 2 in the center, the President shall do so on the advice of Election Commission. ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन के कमीशन के एडवाइस पे करेगा। एंड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 192 क्लाउज 1 एंड 2 इन द स्टेट द गवर्नर शैल डू सो इन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। गवर्नर स्टेट के इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे करेगा।
मतलब स्टेट में गवर्नर करेगा इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे, और सेंटर में प्रेसिडेंट करेगा इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। हैंस अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 1 द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एंड अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 2 द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो इसलिए दोनों ही मान लें, प्रेसिडेंट और गवर्नर भी कर सकते हैं और यूनियन पार्लियामेंट भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू द, किसका एग्जीक्यूटिव सबॉर्डिनेट होती है? लेजिस्लेचर की। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है कंट्री की, और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर ऑफ MP मध्य प्रदेश बिकम द डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट एंड लेटर होम मिनिस्टर इन नेहरू कैबिनेट। ये देखना है कि MP के कौन से लीडर थे जो पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे और बाद में नेहरू कैबिनेट में भी होम मिनिस्टर बने। तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू वाज इंक्लूडेड इनटू नेहरू कैबिनेट इन द ईयर 1951 एज लॉ मिनिस्टर, and in the same year he became the third home minister of the country. Later in 1955 he held the office of defense minister। ठीक है, 1955 में डिफेंस मिनिस्टर बने। He also served as the chief minister of मध्य प्रदेश from 1957 to 1962 तक। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर? तो ये थे R.K. शनमुखम शेट्टी। सर्व्ड एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और ये रहते 1947 से 1949 तक इन जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। ठीक है, तो इनमें से कैसे नहीं थे? गुलजारी लाल नंदा, जॉन मथाई, सरोजनी नायडू, कृष्णमाचारी, ये नहीं थे। कौन थे? ये थे शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट है, हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो कौन थे पहले लॉ मिनिस्टर? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Dr. Bhimrao Ambedkar was the first law minister of post-independence India, while Jogendra Nath Mandal was the law minister in the interim government formed in 1946। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उस टाइम कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे लॉ मिनिस्टर। ठीक है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा टर्म जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन बिल, और बजट, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बाकी तो हैं, बजट की बात इसमें नहीं हुई है। बजट की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया है? द वर्ड बजट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। बजट की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट इज मेंशन। ठीक है, बजट नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आर्टिकल 112 के 12 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे? देवगौड़ा। देवगौड़ा was the 12th Prime Minister of India, including the term of acting Prime Minister गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इनके टर्म को भी इंक्लूड करके 12वें प्राइम मिनिस्टर थे देवगौड़ा। नरेंद्र मोदी इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैच करना है प्राइम मिनिस्टर को उनके टेन्योर से। देवगौड़ा कब से कब तक बने? देखते हैं, इसका आंसर होगा डी। डिटेल में यहाँ देखते हैं आंसर। विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे 1989 में और 90 तक रहे थे। चंद्रशेखर 1990 में बने थे और 91 तक ही रहे थे, केवल एक साल ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। HD देवगौड़ा 1996 में बने थे और 97 तक रहे हैं, ये भी एक साल ही रहे हैं। और IK गुजराल 1997 से 1998 तक रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बने थे और 2004 तक ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। Significantly, the tenure of Atal Bihari Vajpayee as Prime Minister is as follows. He took charge as Prime Minister of India on 16 May 1996 to June 1, 1996 तक। ठीक है, पहले तो ये 16 मई से 1 जून तक ही रहे थे, और फिर बने ये 19 मार्च से 1998 से 19 मार्च 1998 को, और 26 अप्रैल 1999 तक प्राइम मिनिस्टर बने। फिर तीसरी बार बने हैं ये 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004। ठीक है,
तो 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के? तो ये तो बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, गुलजारी लाल नंदा भी बने हैं, इंदिरा गांधी भी और जवाहरलाल नेहरू। ये सब एक से ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। तो आंसर क्या हो गया है? ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, ऑल द पर्सन मेंशन अबोव हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस इन विच गुलजारी लाल नंदा वाज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा बने थे 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस विद गैप्स इन बिटवीन देयर पॉलिटिकल कैरियर। मतलब गैप के पॉलिटिकल कैरियर में गैप हुआ था उनके बीच में, और उसके बाद भी ये एक बार से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। तो कौन थे? ये थे गुलजारी लाल नंदा भी बने हैं, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी जो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ये इनके कार्यकाल में ब्रेक नहीं हुआ था बीच में। एक्सेप्ट फॉर जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, रेस्ट 3 हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस विद गैप्स इन बिटवीन देयर टेन्योर। गुलजारी लाल नंदा बने थे 1964 में बने थे 27 मई को, और 9 जून 1964 में तक इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। ये मतलब इतने दिन तक रहे थे पीएम। और फिर ये फिर बने दोबारा 1966 में बने थे 11 जनवरी को, और फिर 24 जनवरी 1966 तक ही रहे थे पीएम। ठीक है, तो 2 बार रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद। ऐसी इंदिरा गांधी बनी है, इनका भी ब्रेक हो गया था बीच बीच में। 24 मई 1966 में बनी थी ये, और ये रही थी पीएम 24 मार्च 1977 तक। फिर दोबारा बनी है 24 जनवरी 1980 को, और फिर रही है 31 अक्टूबर 1984 तक। अटल बिहारी वाजपेयी का देख लिया है, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे हैं, और फिर 10 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर डेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर कौन से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री डायड आउटसाइड इंडिया इन ताशकंद, कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, ऑन 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी। और ताशकंद किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनमें से देखना है कौन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे थे। तो ये थे चंद्रशेखर। बाकी मोरारजी देसाई भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी और चरण सिंह भी। ये सब सीएम बने थे पहले, उसके बाद में पीएम बने हैं। और चंद्रशेखर जो थे वे डायरेक्ट पीएम बने थे। एक्सेप्ट चंद्रशेखर, ऑल द 3 हैड सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग हैड नेवर बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें भी यही बताना है। तो ये थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हैड नेवर बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट है, मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट सेकेंड से, और ये बताना है कि कौन से चीफ मिनिस्टर जो थे, मतलब पहले चीफ मिनिस्टर थे और फिर ये बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। और ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो आंसर होगा इसका ए, पीवी नरसिम्हा राव। ये थे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। और मोरारजी देसाई ये बॉम्बे में प्राइम सीएम थे। एच.डी. देवगौड़ा ये थे कर्नाटक के सीएम। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहे हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बॉम्बे, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, और चरण सिंह उत्तर प्रदेश, और नरेंद्र मोदी गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे चंद्रशेखर। ये अपने प्राइम मिनिस्टर के मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान लोकसभा के मेंबर थे। देवगौड़ा, आई.के. गुजराल एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह वर नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा के मेंबर नहीं थे ड्यूरिंग देयर प्राइम मिनिस्टर
SIP. After Chandrasekhar was the Prime Minister of India during 1990 to 91 and also the Member of Parliament from बालिका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, चंद्रशेखर जो थे लोकसभा के मेंबर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की मेंबरशिप के दौरान भी. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर. इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर ने अपने टेन्योर के दौरान पार्लियामेंट को अटेंड नहीं किया था? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? ये थे चौधरी चरण सिंह. चौधरी चरण सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 28 जुलाई 1979 में बने थे ये, और 14 जनवरी 1980 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के. ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही नेवर अटेंड द लोकसभा एज इंडिया नेशनल कांग्रेस विदड्रॉ इट्स सपोर्ट बिफोर द सीटिंग ऑफ लोकसभा. ठीक है, इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी इसने अपने सपोर्ट को विदड्रॉ कर लिया था, जिससे इनकी सरकार गिर गई थी और इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को अटेंड नहीं किया था अपने टेन्योर के दौरान. नेक्स्ट है, द वर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट इज मेंशन ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज इन. कौन से आर्टिकल में है ये मंत्रिमंडल? आर्टिकल 352 में. इस टर्म को 352 में मेंशन किया गया है. द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 352 क्लाउज 3 which says the president shall not issue a proclamation unless the union cabinet communicates him in writing that such a proclamation may be issued. It is noteworthy that the word cabinet has been mentioned 2 times in this article. Next, who among the following have been the union finance minister of India? बताना है कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के. इनमें से वीपी सिंह भी रहे हैं और वेंकट रमन भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे. वाईबी चवन ये भी थे और प्रणब मुखर्जी. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी. सभी क्या थे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के. वीपी सिंह रहे थे 1984 से 87 तक, वेंकट रमन 1980 से 82 तक रहे थे और वाईबी चवन 1971 से 75 तक रहे थे. प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड एज ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर. कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो अनाउंस की गई थी? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? ये थे पीवी नरसिम्हा राव. द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड एज ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ऑन 24 जुलाई 1991. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? एलपीजी. एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन. ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी और ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे इस टाइम हमारे प्रेसिडेंट, इन्होंने अनाउंस की थी. सन भी ध्यान रखना और डेट भी ध्यान रखनी, इससे भी क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह. के बारे में कौन सा स्टेट इनमें से करेक्ट नहीं है? वे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के? नहीं थे, सही थे. हाँ, ये इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पहले रहे थे मतलब. फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर भी थे. यस, ये भी करेक्ट है. और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं ये, तो ये रॉन्ग है. आंसर इसका यही हो गया क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट ट्रू. बाकी फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द आईएमएफ, तो ये भी रहे हैं आईएमएफ में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज़ सर्व्ड फॉर ऑल द अबव पोस्ट एक्सेप्ट फॉर एज ए चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट है, असर्शन दिया है, रीजन दिया है, देखना है रीजन करेक्ट है या नहीं है. मिनिस्टर्स मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट्स एडहेयर टू दैट पॉलिसी. रीजन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन्होंने कहा है असर्शन में कि मिनिस्टर पॉलिसी बनाते हैं और जो सिविल सर्वेंट हैं उन पॉलिसी को एडहेयर करते हैं, मतलब लागू करते हैं. और रीज़न क्या है इसका? कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की वो कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके प्रिंसिपल पर, इसके सिद्धांत पे वर्क करती है. तो आंसर हो गया इसका बी. बोथ ए एंड आर ट्रू बट ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर. ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
इन्होंने उल्टा ही लिख रखा है, ये यहाँ आर था, आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉलिसीज मेड बाय द कैबिनेट आर एडहेयर टू बाय सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्सन दिया है, इसमें भी रीजन बताया है। और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो नहीं, तो ये तो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। रीजन, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो आंसर हो गया इसका डी, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। मेंबर तो दोनों हाउस के हो सकते हैं, बट रेस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा के प्रति। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली, आर्टिकल 75 क्लाउज 3 में बात कही गई है। सो असर्सन ए इज फॉल्स, द यूनियन मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज एलिजिबल टू वोट ओनली इन द हाउस टू विच ही बिलोंग्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो वोट डालने का के लिए एलिजिबल होगा जिस हाउस का वो मेंबर होगा, उसमें ही वो वोट डाल सकता है, उसमें वो स्पीक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर आर रीजन, इसमें भी देखना है अब रीजन करेक्ट है या नहीं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो अभी ये रॉन्ग था। और मिनिस्टर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी के मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट, ये करेक्ट है, ये ट्रू है, बट आर क्या है, फॉल्स है। ओहो, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्सन ए एंड अदर एज रीजन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज जॉइंटली अकाउंटेबल बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये तो लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है। मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इसका आंसर भी क्या हो गया है, डी। ठीक है, नेक्स्ट इज 65 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्सन दिया है और रीजन, डिस्क्राइबिंग ए पर्सन एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल डिसीजन, यस, और इफ डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या होगा इसका आंसर, ए और आर ट्रू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों ट्रू हैं क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्राइब करना, और इफ इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ड्यूटी एंड ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट कन्वेंशनली ए कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी डिक्लेयर एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की कोई भी पावर उसको नहीं दी गई है। सो बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्सन दिया है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया की तो प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होती है। और द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर होता है सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आंसर हो गया नाइदर वन और नो टू। ठीक है, ना फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर बट इन द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड होती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एज इट्स हेड टू एड and advise the president who shall exercise his or function in accordance with the advice. The cabinet secretariat is under the direct charge of the PM. The administrative head of the secretariat is the cabinet secretary who is also the ex officio chairman of the civil service board. तो कौन हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन PM नहीं होते हैं, कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों ही क्या है, रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल बी कंपल्सरी द सीटिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली। और सेकेंड है, द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। तो ये भी कोई सा भी इनमें से करेक्ट नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेल्डम मीट्स एज ए बॉडी, इट इज़ द कैबिनेट एंड इनर बॉडी विद इन द काउंसिल। काउंसिल के अंदर एक इनर बॉडी होती है विच शेप्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड द चार्ज ऑफ की पोर्टफोलियो। देर इज़ नो बार ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द लेजिस्लेचर एज ए मिनिस्टर, बट ही कैन नॉट कॉन्टिन्यू फॉर मोर देन 6 months अनलेस ही सिक्योर ए सीट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन द मीन टाइम। ठीक है, कोई भी बन सकता है बाहर का मेंबर भी, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा ही। ए मिनिस्टर हु इज़ ए मेंबर ऑफ वन हाउस हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस। ठीक है, वो दूसरे हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है और उसको बोलने का भी राइट होता है। थ्रू ही हैज़ राइट टू वोट, हैज़ नो राइट टू वोट इन द हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट ए मेंबर। लेकिन जिस हाउस का वो मेंबर नहीं है उसमें वो वोट नहीं डाल सकता है। उसमें बोल सकता है, उसकी मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट इज़ नॉट ऑपरेटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट। ये जो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है ये पार्लियामेंट की जो मिनिस्ट्री है इसके अंडर में ऑपरेट नहीं होता है। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट इज़ द अंडर सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, ये पीएमओ के अंडर में आता है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, और हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर होते हैं वे बनते हैं। हैंस बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, पता चल गया क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर? तो ये होते हैं द कैबिनेट सेक्रेटरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of the total number of members of the house of the people। तो किस में कहा गया है? 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में। उसमें कहा गया था कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी संख्या। किसकी? लोकसभा के जो मेंबर हैं उनकी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी संख्या। 91st Constitutional Amendment Act 2003 says that the total number of ministers, including Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha. The provision was added in Article 75 Clause 1A through the 91st Constitution Amendment Act 2003. Next, which of the following Constitutional Amendment Act restricted the size of council of minister to 15% of the total member of Lok Sabha? इसमें भी यही पूछा गया है। तो कौन सा था? 91st CA Act 2003. Which constitutional amendment has limited the number of central ministers to 15% of the total number of Lok Sabha? तो कौन सा है? 91st Constitutional Amendment Act. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखने हैं स्टेटमेंट और बताना है कौन सा करेक्ट है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18। तो ये 15 अगस्त 1947 को जो यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उनकी संख्या 18 थी। करेक्ट है ये। और द मिनिस्टर नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36 एट प्रेजेंट में, नहीं तो एट प्रेजेंट में 41 है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो आंसर हो गया है ओनली 1। द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर 15 अगस्त 1947 18 थी और एट प्रेजेंट 51 है। सॉरी 41 नहीं है, अब तो 51 होगी एट प्रेजेंट में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया? तो कौन सा डॉक्यूमेंट इंडिया से रिलेटेड है? ये है वाइट पेपर।
White paper is an official document issued by the Government of India or by its ministry which explains the government policies on a particular subject and allows the government to collect feedback before a bill is prepared. ठीक है, किसके द्वारा इशू किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा, और जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक है, और उसके बारे में और गवर्नमेंट को ये अलो करता है उसके बारे में फीडबैक कलेक्ट करने की। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो यह है आर्टिकल 257 में कहा गया है। क्या एक्सप्लेनेशन है देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 257 क्लाउज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to giving such direction to state as may appear to government of India necessary for that purpose। ठीक है। The reorganization of union cabinet is based on the report of, तो किसकी रिपोर्ट पे बेस्ड था ये? गोपाल स्वामी आयंगर, जो यूनियन कैबिनेट की रिकॉग्नाइजेशन थी, रीऑर्गेनाइजेशन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एन गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द फंक्शन या फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। तो इनमें से बताना है कौन सा कैबिनेट सेक्रेटरिएट के फंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा तैयार करना, और कैबिनेट मीटिंग के सेक्रेटरिएट असिस्टेंस करना, हेल्प करना, और एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द मिनिस्टर्स। तो क्या काम है इसकी? 1 2 ओनली, ठीक है। 3 ये नहीं है, फाइनेंस रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं करते हैं मिनिस्टर में, बाकी ये काम है इसका। कैबिनेट मीटिंग से रिलेटेड एजेंडा तैयार करती है कैबिनेट सेक्रेटरिएट, और सेक्रेटरिएट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमेटी, ठीक है, कैबिनेट कमेटी की हेल्प करते हैं ये। The Cabinet Secretariat has been given a place in first schedule of the rules made under the Government of India Allocation of Business Rules 1961, ठीक है। The subject allotted to the Secretariat are, क्या क्या दिए गए हैं इसमें? सेक्रेटरिएट असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी, सेक्रेटरिएट का ये काम है कि कैबिनेट कमेटी को हेल्प करेगी। और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस, द सेक्रेटरिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरिएट टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज़, ठीक है। और कन्वेइंग ऑफ द मीटिंग ऑफ कैबिनेट ऑन द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसकी मीटिंग को कन्वे करेगी ये प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे कैबिनेट की मीटिंग को। और प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी तैयार करते हैं। सर्कुलेटिंग पेपर्स रिलेटेड टू केस ऑन द एजेंडा, इससे रिलेटेड पेपर सर्कुलेट करते हैं ये। और प्रिपेयरिंग ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन टेकन, ठीक है। 5th है, सर्कुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 6th है, वाचिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, ठीक है, जो कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को ये वॉच करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और प्रमोशन ऑफ इंटर ministerial coordination, the coordination is required for removing difficulties, removing difference, overcoming delays, coordination in administrative actions and coordination of policies। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से देखना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। समाधि स्थल दिए गए हैं एक तरफ इनके और एक तरफ नाम दिए गए हैं, तो देखना कौन सा किससे रिलेटेड है। तो जवाहरलाल नेहरू शांतिवन है, इनकी जो समाधि स्थल था इसको शांतिवन बोलते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल बोलते हैं, और राजीव गांधी इनको क्या बोलते थे? वीर भूमि, ठीक है। ये कर्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि जो थी ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की थी, ये थी वीर भूमि, ठीक है। आंसर हो गया इसका डी, ये करेक्ट मैच नहीं है। कर्म भूमि जो है ये किसकी थी?
मेमोरियल ऑफ द 9th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वाइल द नेम ऑफ द मेमोरियल ऑफ राजीव गांधी इज वीरभूमि, ठीक है, लैंड ऑफ ब्रेव। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान की स्लोगन किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान वाज ए स्लोगन गिवन बाय द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री इन 1965 एट ए पब्लिक गैदरिंग एट रामलीला मैदान दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे दिया था इन्होंने। द स्लोगन वाज फॉर द इंडियन फार्मर्स एंड सोल्जर्स ड्यूरिंग इंडो पाक वार। इंडो पाक वार चल रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये सोल्जर्स को और फार्मर्स को दिया था इन्होंने जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्सन और दूसरा रीजन दिया है इन्होंने, देखते हैं क्या करेक्ट है। असर्सन में दिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज्ड टू एंश्योर द compliance of the law of the parliament and the law applied in the state, or reason the government of India can give necessary direction to the state by using its executive power। रीज़न ये बताया है जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है जरूरी कि उसे अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कैसे करना है। तो आंसर क्या हो गया है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। According to Article 256, the executive power of every state shall be so exercised and ensure compliance with the law made by parliament। ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट को काम करना होता है। Any existing law which apply in that state and the executive power of the union shall extend to giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary फॉर दैट पर्पज़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको डायरेक्शन दे सकती है अगर ज़रूरी लगता है तो, कि उनको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का कैसे यूज़ करना है स्टेट को। तो इसलिए स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, रिवीजन हो गया है सबका। एक दो बार क्लास देख लेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।